इंसानों को हड्डी तोड़ना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जिसकी हड्डी टूटता है उसको एहसास होता है। हड्डी टूटना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये एक बार टूट जाने के बाद कभी वैसा बन नहीं पाता। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का पार्ट जो हमारा है डी है, ठीक है। ये पार्ट जो हमारा अंतिम पार्ट कहलाएगा, ठीक है, चैप्टर जो है हमारा 7th का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पार्ट डी में क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी भी शेयर और लाइक नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो बच्चों ने कम से कम पसंद तो किया। दूसरी बात ये हो जाती है कि थोड़ा सा मेरा जो है मानसिकता भी अच्छी बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ में जो आपके आसपास दोस्त हैं जो भी हैं, उनको इस वीडियो के बारे में बताइए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल जाए। क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है, जल कल्याण, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो है समझ पहुंच जाए, ठीक है। मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीक़ा से समझाया जाए, जिससे आप काफ़ी आसानी से समझ लो। और मेरा वीडियो मैक्सिमम जो होता है 20 मिनट का ही रखने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि इससे आपको अधिक परेशानी भी नहीं होगी और आप आसानी से समझ भी लोगे। क्योंकि 20-20, 40-40 मिनट का होगा वीडियो तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे अधिक आपको पास बहुत से काम पड़े होते हैं, जिसको आपको सही समय पर सही टाइम पर निर्धारित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अधिक बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसका है नाम हृदय, जो हमारा है हड्डियों और जोड़ों में लगने वाली चोट, यानी बोन एंड जॉइंट इंजरी। दोस्तों, ये टॉपिक जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है और आने के चांसेस हमेशा बना ही रहेगा, क्योंकि बोन और जॉइंट इंजरी के बिना कोई भी सीबीएसई एग्जामिनर क्वेश्चन दे ही नहीं सकता। ये मेरी भी चैलेंज है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। जोड़ों में लगने वाली चोट यानी ज्वाइंट इंजरी, यह किसी भी तीव्र गति के कारण हड्डी को जोड़ से अलग होने हो सकते हैं। इसमें हड्डी बंधकों और मांसपेशियों या जोड़ के समीप वाली हड्डियों में भी चोट हो सकता है। इसमें जोड़ में सूजन, आकार में बदलाव, अत्यधिक दर्द और गति में बाधा अनुभव हो सकती है। जोड़ों की स्थिरता, शारीरिक पुनरावृत्ति और या आसपास की मांसपेशियों और बंधक तंतुओं के शल्य चिकित्सक द्वारा दृढ़ किया जा सकता है। अपर्याप्त उपचार द्वारा दोबारा जोड़ अपनी स्थिति से खिसक सकता है। हड्डी के खिसकना निम्न प्रकार हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो हड्डी जो खिसक जाता है उसका कारण क्या होता है। निचले जबड़े का खिसकना यानी हड्डी उतरना, यानी डिक्लोरेशंस ऑफ लोअर जॉ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, साधारण यह तब होता है जब टोढ़ी किसी उग्र उपकरण के साथ टकराती है, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ से आप टकराते हो तो आपने देखा होगा कि जो निचले जबड़े होते हैं वो खिसक जाती है। यह स्थिति तक भी उत्पन्न हो सकती है जब जबड़े की अधिक खोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंधे के जोड़ का खिसकना यानी डिक्लोरेशंस ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। कंधे का जोड़ का खिसकना अकस्मात किसी झटके या सख्त पर गिरने से हो सकता है। इससे हम ह्यूमरस हड्डी सॉकेट के बाहर हो जाती है। जो ह्यूमरस होती है वो हड्डी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुल्हे के जोड़ का खिसकना, डिक्लोरेशन ऑफ द हिप ज्वाइंट। कुल्हे के जोड़ पर अचानक अधिकतम ताकत का प्रयोग द्वारा कुल्हे का जोड़ जो होता है खिसक जाता है। इसमें फीमर्स, ठीक है, हड्डी सॉकेट से बाहर हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, विस्थापन जोखिम कम करने के लिए इसे आप क्या कर सकते हो, गिरने से बचने की मदद के लिए सीढ़ी पर सतर्क रहें, हमेशा चढ़ते समय सतर्क रहिए। संपर्क खेलों के दौरान सुरक्षात्मक गियर पहनिए और जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों और टेंडन की मजबूत करने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए। हड्डी को बढ़ाने वाला जो दबाव से बचने के लिए स्वास्थ्य वजन बनाए रखें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। उपचार में हम क्या कर सकते हैं, आपका जो डॉक्टर हड्डी के खिसकने से होने वाली दर्द को कम करने के लिए दवा का सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। उसके बाद क्या, हस्त कौशल, एक डॉक्टर हड्डियों को उसके उचित स्थान पर लौटा देता है। आपको पता है कि बहुत से जो होते हैं प्रशिक्षक लोग जो होते हैं हड्डियों के उनको सही जगह पे कर देते हैं, इसके आपको काफ़ी आराम पड़ जाती है, ठीक है। आराम जो होता है, एक बार जब जोड़ वापस आ जाता है तो आपको इसकी रक्षा करने और इसकी स्थिर रखने की आवश्यकता हो जाती है, जिसमें आपको काफ़ी अलर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ जो होता है हमारा स्लिंग या स्पीड का उपयोग करने से क्षेत्र में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो उसमें सबसे बड़ा हमारा होता है पुनर्वास। भौतिक चिकित्सा अभ्यास जोड़ों को आसपास की मांसपेशियों को स्नायु बंध के मजबूत बनाने में मदद करती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। आपका डॉक्टर सर्जरी की सिफारिश कर सकता है। हस्त कौशल हड्डियों को आपस जगह पर रखने के काम नहीं करता है। हड्डी को खिसकने के रक्त वाहिका या नसें क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। ये तो जनरल सी बात है, जब आपके शरीर क्षतिग्रस्त होंगे तो जो नब्स होगी वो भी क्षतिग्रस्त ही होंगी, ठीक है।
हड्डी को खिसकने से क्षतिग्रस्त हड्डियां, फटी हुई मांसपेशियां या स्नायुओं जिसे मरम्मत की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके बाद जो हमारा दोस्तों है फ्रैक्चर जो होती है बहुत धीरे से छूकर फ्रैक्चर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्चर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें पता भी देती है। खंडित अंग को किसी भी तरह से जाने की कोशिश न करें। स्प्रिंट और पोडियम का उपयोग करके खंडित अंग को स्थिर रखने की कोशिश करें। आपको पता है जब भी आपको फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उसको ये ध्यान रखें कि वो अंग जो है काफ़ी स्थिर रहे। जितना आपका वो अंग स्थिर रहेगा ना, उतना आपको बेनिफिट रहेगा और काफ़ी आपको इससे मदद मिलेगी। अगर कंपाउंडर फ्रैक्चर है तो ना तो किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें और ना ही घाव को धोएं। उस समय सूखी और कीटनाशक पट्टियों का उपयोग करें, नहीं तो ये काफ़ी ख़राब कर देता है आपका। कोशिकाओं एवं फ्रैक्चर के लिए प्रभावित एथलीट को इस तरह से उठाना चाहिए कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को झुकने या मुड़ने या विस्थापन से बचने के लिए घायल एथलीट को धीरे से और सावधानी से अस्पताल में ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती उसको ले जाते हो तो वो और भी इंजर्ड हो सकता है और इससे काफ़ी उसको नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा है पॉलिश के फ्रैक्चर के लिए स्थिर पट्टी लगानी चाहिए। जो पॉलिश के फ्रैक्चर है उसके लिए हमें स्थिर पट्टी लगाना चाहिए, क्योंकि स्थिरता के कारण ऊतकों में होने वाली अतिरिक्त क्षति कम हो जाती है। यदि फीमर में फ्रैक्चर है तो घायल एथलीट को एथलेटिक्स दिया जाना चाहिए और प्रभावित पैर को स्थिर रखना चाहिए। अनुप्रस्थ फ्रैक्चर को चोट होने से पहले अक्सर हड्डियों के फिर से संगठित करने की आवश्यकता होती है। यानी आप अगर हड्डियों को संगठित कर देते हो तो काफ़ी उससे बेनिफिट मिल जाती है। उसके बाद है हड्डियों में लगने वाली चोट यानी बोन इंजरी। आपने देखा ही होगा कि हड्डियों में चोट किस वजह से लगती है। सबसे पहले अत्यधिक दबाव द्वारा हड्डी टूटना यानी फ्रैक्चर यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर। दूसरा है कच्चा हड्डी टूटना यानी ग्रेक स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। उसका विखंडन हड्डी टूटना यानी कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। अनुप्रस्थ हड्डी टूटना यानी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। उसके बाद है तिरछा हड्डी टूटना यानी ऑब्लिगेट फ्रैक्चर। उसके बाद है प्रभावग्रस्त हड्डी टूटना यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। चलिए देखते हैं इन सब के बारे में क्या अधिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो यही आता है अधिक दबाव द्वारा फ्रैक्चर यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर। ऐसा तब होता है जब निरंतर लंबे समय के लिए हड्डी पर अधिक दबाव के कारण हड्डी टूट जाती है। यानी आप क्या करते हो, बहुत तेजी दबाव डालते हो अपनी हड्डियों पर, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर हो जाता है। इसका रोकथाम के लिए हम यही कर सकते हैं कि शरीर के किसी भी विशेष भाग पर बार बार जोर देने से बचने के लिए व्यायाम में कम प्रभाव वाली गतिविधियों को जोड़ा गया है। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि बार बार जो जोर देने से बचने की कोशिश कीजिए। इसका उपचार सिर्फ सिंपल सी यही होती है कि उपचार जो होता है आराम कीजिए। कोल्ड थेरेपी, आइस पैक, कोल्ड कैम्प्रेस, चोट वाली जगह पर बर्फ लगाना, सूजन रोधी दवाई जैसे इम्ब्रूफेन, एम्प्रीफेरियंस आदि लिए और ठीक होने से 6 से 8 सप्ताह तक समय लग जाता है इसमें। उसके बाद आपका है कच्चा फ्रैक्चर। इसमें यही होता है कि इस प्रकार की हड्डी टूटना सामान्य काफ़ी कम उम्र के बच्चों में होती है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसा हो जाता है क्योंकि उनकी हड्डियां काफ़ी नरम होती है और आसानी से दब जाती है। इसके कारण इसे कच्चा अस्थि भंग भी कहा जाता है। इस स्थिति में जब कभी भी हड्डी पर दबाव पड़ता है तो वो हड्डी टूट जाती है। तो ये छोटे छोटे बच्चों में होता है जो कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसके रोकथाम के लिए हम यही कर सकते हैं कि नियमित व्यायाम को बढ़ावा देना, बच्चों की सुरक्षा में उचित सुरक्षा उपकरण देकर और पर्याप्त कैल्शियम प्रदान करके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह के फ्रैक्चर को रोकने में मदद कर सकता है। इसका उपचार यही होता है दोस्तों कि डिजिटल रेडिएशन को टोरेस फ्रैक्चर वाले बच्चों को काउंसलिंग की तुलना में रिमूवर्स स्पिन्स का परिणाम बेहतर होती है, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि आप उसको समझाना बच्चों के लिए आपको बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है इन चीज़ों के लिए। उसके बाद जो है विखंडन फ्रैक्चर। विखंडन से तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कन्यूटिटेड फ्रैक्चर होती है। जब हड्डियों या दो से अधिक अंशों में टूट जाती है तो उसे विखंडन हड्डी कहा जाता है। इस प्रकार की अस्थियां जो होती है साइकिल या मोटरसाइकिल से गिरने से होती है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले यही होता है कि कैल्शियम से भरपूर भोजन करके और नियमित व्यायाम से हड्डियों को मजबूत बनाए रखने से इस प्रकार के फ्रैक्चर को रोकने में मदद मिल जाती है। इसका उपचार सिंपल सी यही है कि स्थिति के निदान के लिए एक्सरे महत्वपूर्ण होती है। कन्वेंशनल फ्रैक्चर के लिए सर्जिकल नेटर्स, तार, प्लेट आदि का उपयोग करके हड्डियों के टुकड़ों को सर्जरी द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें जो होती तार लगा के इसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है आपका अनुपस्थ फ्रैक्चर यानी ट्रांसलेट फ्रैक्चर। अनुपस्थ फ्रैक्चर जो होती है अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर होती है। एक विशेष प्रकार की हड्डी टूटना होता है जिसमें हड्डी समकोणीय और लंबवत आधार पर टूटती है। ठीक है, जैसे चित्र में आप देख रहे हो। अनुप्रस्थ हड्डी टूटना अधिकतर हड्डियों के लंबवत धुरी की समानता अधिकतम ताकत के परिणाम से उत्पन्न होती है। यह कई बार हड्डी पर लगाए लगातार दबाव के वजह से ऐसा हो जाता है। इसका रोकथाम दोस्तों वही है कि शारीरिक गतिविधियों और भार वजन कम
कम करने वाले व्यायाम हड्डियों को मजबूत और सदन बनाए रखें। कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने और नियमित व्यायाम करने से हड्डी की मजबूत जो है बन सकती है। तो कल देखिए दोस्तों, हड्डी के लिए तो मेनली जो होती है कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग कैल्शियम की भी उपयोग कीजिए जिससे आपका हड्डी जो है ना टूटे और समय टूटे तो आपका उपचार भी आसानी से किया जा सके। तो इसका इलाज यही कर सकते हैं कि आराम और दबाव के घर पर ही इलाज किया जा सकता है। फ्रैक्चर वाली जगह पर गति की सीमित करके दर्द को कम करने के लिए एक जो है बैक ब्रेस यानी जिसे स्टीलियस कहा जाता है, डेवलपमेंट्स वाइंडर निर्धारित किया जा सकता है। तो इसको कम करने का सिर्फ यही उपाय है, अदरवाइज इसका कोई उपाय नहीं होती है। उसके बाद जो है हमारा तिरछा फ्रैक्चर होती है हड्डी टूटने यानी ऑब्लिक्विक्स एंड फ्रैक्चर। इस अस्थि भंग में समकोणीय अपेक्षित हड्डी की लंबत धुरी की दिशा में तिरछा विच्छेद होती है। अन्य शब्दों में यह हड्डी में किसी तीव्र कोणिक प्रहार के परिणाम स्वरूप एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तिरछा हड्डी टूट जाता है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका रोकथाम यही होता है कि इस प्रकार के फ्रैक्चर को रोकने में मदद करने के लिए कैल्शियम से भरपूर भोजन खाने चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करने से हड्डियों की मजबूती बढ़ा रहता है। उपचार सिंपल सी यही है कि ये दरार या तो टूटने की सब गंभीरता पर निर्भर करती है कि निरोधी दवा हड्डी को रिसेल्ट करना भी कुछ हद तक मदद कर देती है। उसके बाद है प्रभावग्रस्त फ्रैक्चर यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जब टूटी हुई हड्डी का एक छोर दूसरी हड्डी के अंदर धंस जाता है तो उस प्रभाव को हम ग्रस्त हड्डी टूटना कहते हैं, यानी एक हड्डी जो है दूसरे हड्डी में घुस जाती है। इसके रोकथाम के लिए हम यही कर सकते हैं, रोकथाम शारीरिक गतिविधियों वृद्धि, वजन बढ़ने वाले व्यायाम और भोजन में कैल्शियम का अच्छा सेवन बनाए रखने से इस प्रकार के फ्रैक्चर को रोकने में मदद मिलती है। उपचार दोस्तों यही होती है कि प्रभावी फ्रैक्चर में हड्डी टुकड़ों में टूट जाती है, इसलिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए स्लिंग और स्प्रिंग की आवश्यकता हो सकती है ताकि टूटी हुई हड्डी को तेज किनारे को चुभने से रोका जा सके। हड्डी और उस अधिक नुकसान से बचने के लिए यह आवश्यक होती है। अगला जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य और उद्देश्य। देखिए दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य क्या होता है, यानी फर्स्ट एड एम एंड ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाती है, प्राथमिक चिकित्सा में कौन कौन चीज़ें आती है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। किसी घायल या बीमार व्यक्ति को आरंभिक मदद के तौर पर दी जाने वाली सेवाओं को हम प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। आपको पता है अगर हम प्राथमिक चिकित्सा हमें अच्छे से देने आता है तो हम कह सकते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति की जान को है कभी बचा सकते हैं, क्योंकि लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में नॉलेज नहीं होती है और गलत तरीका से चिकित्सा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होता है मरीज जो होता है बुरी हालत में चला जाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको हर एक व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा का मतलब किसी डॉक्टर या नर्स अथवा एम्बुलेंस अधिकारी जैसे अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सहायता नहीं होती है। इसमें जो होता है आप स्वयं चिकित्सा करते हो, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा शुरुआती दुर्घटना के बाद होती है और दुर्घटना के समय कोई भी आपके अपने प्रियजन ही रहते हैं या आपके दोस्त मित्र ही रहते हैं। ठीक है, उपयुक्त चिकित्सा सहायता करने तक जारी रहती है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जान बचाना होता है। अगर आप प्राथमिक चिकित्सा अच्छे से कर देते हो तो संभव है कि उस व्यक्ति के जान 100% बचने की चांसेस बढ़ जाती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जीवन की रक्षा। यदि मुतल्लिक़ स्थिति बन जाए तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को हताश को निंदा रखने की प्रक्रिया के बारे में भी पता होना चाहिए। बेहोश व्यक्ति की सुरक्षा कैसे की जाती है ये भी ध्यान देना होना चाहिए कि व्यक्ति को संभावित खतरों से दूर रखा जाना चाहिए और इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसकी चोट या बीमारी की स्थिति बदतर न हो, यानी खराब से खराब स्थिति में न जाए। चोट या बीमारी की स्थिति को बेहतर होने के रोकना, यानी हताश व्यक्ति को चोट या बीमारी को इस तरह से देखा जाना चाहिए जिससे उसमें जटिलता को रोका जा सके, जैसे टूटी हड्डी को स्थिर व बहते खून को नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर आप बहते खून को नियंत्रण कर लेते हो तो मैक्सिमम जो है इस चोट को बचा सकते हो और व्यक्ति को भी जीवन को सुरक्षा कर सकते हो। उसके बाद जो है स्वास्थ्य लाभ करना। प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति घायलों को आरामदायक स्थिति में रखते हुए आपातकालीन सेवाओं को इंतजाम के माध्यम से रिकवरी प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। आपको पता है जो व्यक्ति को अगर चोट लगा उसको आरामदायक दीजिए जिससे उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि तकलीफ होने से उसको बहुत ही प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। ज़्यादातर मामलों में योग्य चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है, इसलिए यह मुख्य प्राथमिकता होना चाहिए। यदि आसपास खड़े लोग हो तो उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए भेजना चाहिए कि जल्द से जल्द जो हो चिकित्सा जो है उसको मिल सके। अगर प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति अकेला हो तो उसे पहले एहतियात व्यक्तियों को देखना लेना चाहिए, फिर जो है जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता देना चाहिए, क्योंकि हताहत जो व्यक्ति हो रखा है उसको प्राथमिक चिकित्सा देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है मांसपेशियां, जोड़ों के चोट जैसे टखने की मोच
इलाज के लिए 5 चरणों में वाली प्रक्रिया को हम PRICE कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा, आराम, बर्फ़, कनेक्शन और ऊंचाई। दोस्तों ये प्राइस जो आपको दी गई है PRICE प्राइस, उसके बारे में जानना बहुत ही आप लोगों को ज़रूरी है। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। ये प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के बिना किसी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मुख्य इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमारा आता है P, यानी P का अर्थ होता है प्रोटेक्शन। दोस्तों ये मैं जो बताने जा रहा हूँ एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइस का आपको डेफिनेशन वहाँ पूछ लेता है, फिर आप कुछ भी लिख नहीं पाते हो, तो अभी ध्यान से इसको सुन लेना, ठीक है। जो P होता है उस P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। घायल व्यक्ति और इलाज किए जा रहे क्षेत्र को सुरक्षित रखने में लेकिन अपनी सुरक्षा भी करें, क्योंकि आप तो उसको सुरक्षा कर लेंगे लेकिन आपको भी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। यदि खेल के दौरान में चोट लग जाए तो खेल रोक दें। यदि संभव हो तो जख्म को जगह पर खपची बांधें या कुछ भी बांध दीजिए वहाँ पर। यदि एथलीट हिल सकता है तो उसे स्ट्रेचर की मदद से या सहारा देकर सावधानी सुरक्षित जगह पर ले जाएं, लेकिन यदि कोई संदेह हो तो घायल एथलीट्स को न हिलाएं। अगर आप हिला देते हो तो उसका जो है इंजरी है और बढ़ जाता है। दूसरी बात है आर का अर्थ होता है रेस्ट, यानी आप उसको रेस्ट दें। सबसे पहले यही बात होती है। घायल हिस्से का उपयोग करना बंद कर दें, यानी जिस जगह चोट लगा उसका इस्तेमाल अभी न करें। गतिविधि बंद कर दें, यह आगे की चोट उपचार दे थोड़ी देरी दर्द को बढ़ा सकता है और रक्त स्राव को बढ़ा सकता है, तो इसलिए जहाँ पर चोट लगा है उसको रेस्ट दे दीजिए। पैर घुटने टखने और पैर के चोटों पर भार वजन करने से बचने के लिए बैसाखी का प्रयोग करें। हाथ, कोहनी और कलाई के चोट को लिए पट्टी का प्रयोग करें, जिससे काफ़ी उसको आराम मिल सके। उसके बाद जो हमारा आता है आई का अर्थ होता है आइस। हमने आइस के बारे में अभी पढ़ा भी है, जाना भी है कि बर्फ़ लगाने से रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ जाती है, जिससे जो रक्त बह रही होती है वो थम जाती है। तो ये बातें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। घायल कोशिकाओं का रक्त वाहिकाओं का आंतरिक रक्तस्राव को रोकने में मदद कर देता है, ठीक है। बर्फ़ जो होती है चोट के आसपास सूजन को कम करके उपचार के समय तेज भी कर देता है, क्योंकि चोट को सूजन को भी कम करता है। त्वचा और आइस पैक के बीच गीला या सूखा कपड़ा रख दें, जिससे काफ़ी अच्छा रहता है। एक बार में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बर्फ़ न लगाएं, ये भी बात ध्यान रखिए। जब तक दर्द या सूजन बनी रहे तब तक हर घंटे 10 से 20 मिनट तक बर्फ़ लगाएं, जिससे काफ़ी उसको आराम मिल जाए। उसके बाद दोस्तों आइस आता है, यानी आइस के बाद सी आता है। सी का अर्थ होता है कॉपरेशन या दबाव का मतलब समझ सकते हो क्या होता है। चोट के आसपास सूजन के कम करके उपचार को कम से समय को तेज कर देता है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है आसपास के ऊतकों की क्षतिग्रस्त क्षेत्र में द्रव्य के रिसने की कम करता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर दबाव डाल देते हो तो आसपास अगर मान लो कोई इंजर्ड हो चुका है तो वो क्या होगा, दबाव की वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो ब्लड रिस रहा होता है वो रुक जाता है। लोचदार पट्टी दबाव स्टीन के कपड़े का प्रयोग करें और घायल हिस्सों को मजबूती से लपेट दें। लपेटने से ये भी होता है कि ब्लड की जो प्रभाव होती है वो बंद हो जाती है और इंजर्ड जो व्यक्ति होता है उसको काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलता है। रक्त की आपूर्ति बाधित न करें, लेकिन ऐसा न करें कि रक्त की जो आपूर्ति ही बाधित हो जाए। अगर बाधित हो जाएगा तो बॉडी उसका सुन्न पड़ जाएगा। बहुत तंग पट्टी अधिक सूजन का कारण बन सकती है। अगर आप अधिक तंग पट्टी लगा देते हो, बहुत टाइटली लगा देते हो, तो हो सकता है कि ये सूजन का कारण भी बन जाए। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइट होने पर पट्टी को ढीला कर दे। अगर आपको लगता है कि जो आपने पट्टी बांधा है वो काफ़ी टाइट है तो उसको क्या कर दे, थोड़ा ढीला कर दे। तो इस तरह से जो है आप उसको मदद पहुँचा सकती हो, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट है दोस्तों, इसमें यही आता है, ई आता है। ई का अर्थ होता है एलिवेशन यानी ऊंचाई। घायल हिस्सों को हृदय के स्तर से ऊपर उठा दें। आपको पता ही है कि ऊंचा उठने से क्या होगा, वहाँ ब्लड के प्रेशर नहीं जा पाएगा, ठीक है। सूजन और दर्द भी कम हो जाता है। वस्तु और तकिया का उपयोग करें। इसके लिए आप कोई वस्तु का उपयोग कर सकते हो या तकिया का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या होता है वहाँ पर जो होता है तनाव कम पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा था प्राइस, आपने देखा ही है कि पी का मतलब आप जो होता है प्रोटेक्शन पहले करें, फिर आर का मतलब होता है रेस्ट करें, आराम करें, ठीक है। उसके बाद आई का मतलब होता है आइस या बर्फ़ का उपयोग करें। फिर सी का मतलब है कंप्रेस कर दे, दबा दे उस जगह को, थोड़ा ऐसा दबाए कि उससे जो कोई डिस रहा हो ब्लड वो भी बंद हो जाए। उसके बाद होता है एलिवेशन यानी ऊंचाई पे आप रखें। ऊंचाई पे रखने से ये होता है कि उसका ब्लड जो फ्लो होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जिससे उसको दर्द भी कम जाती है और ब्लड फ्लो भी जो होता है वो आसानी से बन जाता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये 7 चैप्टर खत्म
ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरा विश्वास है अगर आपको एक बार नहीं समझ दोबारा ही देखने की कोशिश कीजिए और समझ लीजिए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में अच्छे से आ जाता है तो आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने तो बहुत ही कोशिश किया है कि आपको हर एक बात को, हर एक व्यू को आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरा कोशिश हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप शेयर लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आपके दोस्त जो होंगे, कोई भी है, मित्र है, कोई भी है, उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए और उनको भी हेल्प कीजिए, क्या पता उनको भी हेल्प मिल जाए। दोस्तों एक बात याद रखना, भलाई करने से कम नहीं होती है, भलाई करना इंसान का फितरत होना चाहिए। ठीक है, इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।